दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शालिनी शिनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आपदा के समय में मेरा रंग अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रभावित लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो सामने लाएं जो इस महामारी के समय आपको अवेयर करे, ताकि समय रहते आप लोग सही कदम उठा सकें और इस बीमारी के बारे में भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं से दूर रहें। इस क्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रमन को। आप एक जाने-माने चिकित्सक तो हैं ही, इसके अलावा बीते कई सालों से कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सेवाओं के लिए इंटरनेशनल जर्नल द लैंसेट में आपको एक ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर के रूप में फीचर किया गया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा रंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने बुलाया। सर आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि बुखार आने के कितने दिनों बाद हमें टेस्ट कराना चाहिए? जरूरी नहीं कि बुखार ही पहला लक्षण हो, कई एक और भी लक्षण हैं जिसमें हमें कोविड के बारे में जिससे अंदाजा लग जाना चाहिए। बुखार के अलावा गले में खराश होना, खांसी होना, कई एक लोगों को पूरे शरीर में दर्द होता है, हरारत सी महसूस होती है, नाक से पानी आना, छींक आना, तो ऐसे भी लक्षण जब शुरू हों तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। कई एक लोगों को बुखार बाद में आता है, 3-4 दिन के बाद आता है, बहुत सारे लोगों को 10वें दिन भी आता है, तो बुखार पहला लक्षण नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, हरारत महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, फैटीग भी बहुत लोगों को पहला लक्षण आता है। फैटीग मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना। तो ऐसे कोई भी लक्षण हो तो हम उसी को पहला लक्षण मानेंगे। और आमतौर पे जब लोग इस बात को समझते हैं तो तब तक 2-3 दिन बीत चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे ही ये समय 2-3 दिन का निकल गया होता है, उस समय अगर आपको लगता है कि ऐसे मिलते-जुलते लक्षण हैं, तो टेस्ट फिर करा लेना चाहिए। हालाँकि टेस्ट कराना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी व्यवस्था बहुत सारे शहरों में भी, दिल्ली में भी, एनसीआर में भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से नंबर मिल पा रहा है और रिपोर्ट भी 3-4 दिन के बाद आ पा रही है। जी। जी। तो रिपोर्ट पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो सर अगला सवाल है कि इन दिनों जब आरटी-पीसीआर की टेस्ट रिजल्ट आने में बहुत दिन लग रहे हैं, तो दवाएँ कैसे शुरू करें? जी, दोनों कारणों से, एक तो पैंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग हैं, तो हमें पता है कि ऐसे लक्षण के साथ जो भी मरीज आ रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट हो या ना हो, हम उनको कोविड मान के चलते हैं। किसी को भी बुखार है और जुकाम की शिकायत है तो हम प्राइमरीली उनको प्राथमिक रूप से कोविड के लक्षण के रूप में ही लेते हैं। और इसमें जो जनरल जो हमारे जो सर्दी, खांसी, जुकाम, जो सीज़नल वायरल फीवर हम जिसको कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट इनिशियली और प्रारंभ में जो कोविड के जो लक्षण हैं उसके भी ट्रीटमेंट में दोनों लगभग एक जैसा ही है। क्योंकि इसमें जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो लक्षण होते हैं उसी के आधार पे होता है। तो आमतौर पे लक्षण यही होते हैं, बुखार, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो इनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो सेम होता है। तो ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या होते हैं, उसके बचाव में मदद मिलती है। अगर दवाइयों को शुरू में ना दी जाए, खासकर जैसे पैरासिटामोल जैसी छोटी दवा है, लेकिन इसको शुरू में देने से आगे चल के बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। तो रिपोर्ट हो या ना हो, टेस्ट हो पाए या ना हो पाए, ट्रीटमेंट अपना ज़रूर शुरू कर दें। और आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सरकार के द्वारा भी प्रचारित किए गए हैं दवाइयों के कॉम्बिनेशन, जो प्रचार माध्यम में भी है, व्हाट्सएप पे भी लोग शेयर कर रहे हैं, आपस में भी सबकी जानकारी में है। तो उन दवाइयों को शुरू कर देने में कोई नुकसान नहीं है। जी। तो सर अगला सवाल है कि ऑक्सीमीटर का क्या रोल है? हमें कब ऑक्सीमीटर देखना शुरू करना चाहिए और जी। दिन में कितनी बार चेक करें? ऑक्सीमीटर से ब्लड में ऑक्सीजन का पता चलता है। आमतौर पे हमारे जो खून में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है,
नॉर्मली ये 97, 98, 99 के रेंज में होता है। और कोविड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑक्सीजन की जानकारी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें निमोनिया जब होता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन ये शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन कम नहीं होता है, आमतौर पे 5वें दिन के बाद से ऑक्सीजन की कमी होती है, या शुरुआत में भी जिनको बहुत तेज बुखार हो, खांसी-जुकाम के साथ हो, चौथे 5वें दिन। पहले 3-4 दिन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन दूसरे हफ्ते में मैं पहले बता दूँ कि जो कोविड की मियाद होती है, इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। कोविड की जो मियाद है वो 2 हफ्ते की है। जैसे टाइफाइड की मियादी बुखार कहा जाता था पहले, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते की। तो इस बीमारी की 22 दिन मियाद की 2 हफ्ते बात की है। जी। है। तो मियाद को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रारंभिक लक्षण सबके एक होते हैं 5-7 दिन तक, और 5वें दिन के बाद, छठे दिन के बाद, 7वें दिन के बाद हर व्यक्ति के लक्षण बदल जाते हैं और अलग होते हैं, क्योंकि वायरस का शरीर के ऊपर क्या असर हुआ है, ये हर व्यक्ति की शारीरिक जो बनावट है, वो अलग होती है। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, तो कार वही है, ट्रैफिक भी वही है, लेकिन हर राइड यूनिक होती है। मतलब हर बार जब आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो हर बार उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, स्टीयर करना पड़ता है और कंट्रोल में रखना पड़ता है। वैसे ही हर व्यक्ति के लक्षण के हिसाब से हमें दवाइयों को फाइन ट्यून करना पड़ता है। इसमें शुरुआती जो 5 दिन वाले जनरल दवाइयाँ हैं, वो काम नहीं आती हैं, और लक्षण के हिसाब से हमें 5वें, 6वें दिन दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं। तो उस समय में खासकर 5वें दिन के बाद ऑक्सीमीटर का इम्पोर्टेंस होता है, और उसी समय जब तेज बुखार आता है, 5वें, छठे दिन बुखार आता रहता है, उतरता नहीं है, और खाँसी वगैरह के सिम्पटम होते हैं, तब खासकर ध्यान देना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर की 5वें दिन और उसके आगे। और वो होना ज़रूरी होता है। शुरू में लोग ध्यान नहीं देते हैं जब लक्षण मामूली होते हैं, लेकिन जब परेशानी बढ़ती है तो आजकल तो मतलब बहुत सारे शहरों में पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं मिल पा रहा है। तो जी, फिर वो उसके लिए भाग-दौड़ शुरू ही होती है। तो ज़रूरी है कि घर में ऐसे जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की रखते हैं डे टू डे, थर्मामीटर रखते थे जैसे पहले, तो पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत बन गई है अब। उसे रखें, और 5वें दिन के बाद खासकर, और 15वें दिन तक जो मैंने मियाद बताई, उसमें इसकी ज़रूरत रहेगी लगातार। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 दिन के बाद दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं और इससे पहले आप कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन जो बताया गया है दवाइयों का, जी, वो जी, लोग लेना शुरू कर दें। तो 5 जी। दिन के बाद जब दवाई चेंज हो रही है, इसका मतलब कि हम वो जो शुरुआत करेंगे दवाई वो 5 ही दिन लेंगे, उसके बाद हम जी, किस डॉक्टर से संपर्क करेंगे? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके वाइटल पैरामीटर जो हमारे पल्स, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये हमें वाइटल पैरामीटर बोलते हैं कि शरीर के जो हमारे जो पैरामीटर्स है उससे इसको मॉनिटरिंग की जाती है। तो इसकी मॉनिटरिंग की जाए, और उसके अलावा जो आपके लक्षण हैं, मामूली से मामूली लक्षण जो नए लक्षण हैं उनको भी हम ध्यान में रखें। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं शुरू में कि मुझे तो टेस्ट आ रहा है, मुझे तो कोई गंध में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे कोविड कैसे हो सकता है? तो ये जो सिम्पटम होते हैं वो डायनामिक होते हैं, मतलब कि हर 2, 3, 4 दिन पे बदल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्पटम एक ही दिन पहले दिन हो जाएँगे। किसी को सोर थ्रोट से, गले की खराश से शुरू होता है, किसी को तेज़ बुखार से शुरू होता है, किसी को बदन दर्द और हरारत से शुरू होता है, किसी को स्मेल जाने से पता चलता है, और किसी को साँस की दिक्कत से पता चलता है। तो ये सब सिम्पटम अलग-अलग लोगों के हैं, और डायनामिक सिम्पटम्स हैं, बदलते रहते हैं। अलग-अलग दिन पे अलग सिम्पटम आते हैं। तो दवाइयाँ इसलिए 5 दिन के बाद जो सिम्पटम होते हैं, उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा लगता है कि शरीर में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से हमको दवाइयों को मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है। जी। सर अगर स्टार्टिंग वाले 5 दिन की जो दवाइयाँ हैं, उनके कॉम्बिनेशन में आपसे पूछूँ तो आप बताएँगे? इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ अभी चल रही हैं, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग संस्थाओं द्वारा इसमें बताया गया, लेकिन आम तौर पे मुझे अगर पूछा जाए, तो उसमें जो एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, क्योंकि उसके एडवांटेज हैं दूसरे एंटीबायोटिक्स के मुकाबले। एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस डॉक्सीसाइक्लिन की है। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कई एक लोगों को समस्या होती है पेट की, आंतों में गैस बन जाती है, पेट में भारीपन होता है, दर्द भी होता है, कुछ लोगों को लूज़ मोशन भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन से। तो वैसी स्थिति में डॉक्सीसाइक्लिन को बदल के दूसरी एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग देते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि एंटीबायोटिक्स का भी बहुत रोल नहीं है, क्योंकि एक वायरल डिज़ीज़ है, वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मारता है। तो कोई भी एंटीबायोटिक का मतलब डायरेक्ट रोल नहीं है।
लेकिन कुछ ऐसे एटिपिकल बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, कुछ रिक्टेशियल डिजीजेज हैं जिनको आमतौर पे इंडिया में हम लोग क्योंकि हर वायरल फीवर को लेबोरेटरी से जांच नहीं कराते हैं क्योंकि वो सीजनल बुखार समझ के उसको ठीक हो जाता है। आमतौर पे जो बीमारियां हम जानते हैं वो है डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह, मलेरिया, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब होता है। लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि करीबन 30% जो अननोन फीवर है उसमें रिक्टेशियल डिजीजेस होते हैं, दूसरे ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उन पे डॉक्सीसाइक्लिन अच्छा काम करता है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में डॉक्सीसाइक्लिन एक इम्पोर्टेंट दवाई है जो देनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है वो पैरासिटामोल है। इसको लोग मामूली समझते हैं। बहुत बेसिकली जो इसकी जो वायरस का जो नुकसान होता है शरीर में उसको समझने की जरूरत है। वायरस से बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। तो एक तो जो बुखार आता है वो इन्फेक्शन, जैसे मवाद हो जाए, कहीं पे घाव हो जाए, कहीं पे जैसे पस जमा हो गए लंग्स में, लिवर में पस जमा हो गया, आंतों में पस हो जाए, तो उससे बुखार आता है। इसको इन्फेक्टिव फीवर बोलते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन ये जो वायरस का, इसका कोविड का जो बुखार होता है वो इन्फ्लामेटरी फीवर है, इन्फ्लामेटरी निमोनिया। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन जैसे कि हमें कोई चोट लग जाए पैर में, जैसे डंडे से चोट लग जाए तो जो सूजन होती है उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इस वायरस के असर में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है जो मल्टी सिस्टम। मल्टी सिस्टम मतलब शरीर के हर अंग में, हार्ट में भी हो रहा है, लंग्स में भी हो रहा है, मसल्स में भी हो रहा है, आंतों में भी हो रहा है, ब्रेन में भी हो रहा है। कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे इसका असर इन्फ्लामेशन नहीं होता। तो वो जो अंदरूनी सूजन है उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ही उसको ठीक कर सकती हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के दो ही ग्रुप होते हैं, एक नॉन स्टेरॉयडल होते हैं। तो नॉन स्टेरॉयडल में ये पैरासिटामोल एक आता है। इसके अलावा ब्रूफेन है, कॉम्बिफ्लैम वगैरह जो कॉमन हम दवाइयाँ जानते हैं। तो इन दवाइयों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बहुत बार बुखार नहीं होता है शुरुआत में, जैसे एक दिन बुखार आया तो अगले दिन बुखार नहीं आया, खांसी जुकाम हो गया तो लोग बुखार की दवाइयाँ बंद कर देते हैं, पैरासिटामोल को बंद कर देते हैं। मेरी समझ में इसको बुखार हो या ना हो 2 से 3 बार आपको रोज लेते रहना चाहिए 10-15 दिन तक। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से। इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी बुखार की प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी होती है पैरासिटामोल में। एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन के लिए और एनाल्जेसिक दर्द के लिए। तो इसमें जो कोविड में इसका उपयोग 2 वजह से इसका इम्पोर्टेंट है। बुखार तो है ही है, जो जिसके लिए सब जानते हैं, लेकिन इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको लगातार लेने से आगे इसमें इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में सेकंड वीक में जो होता है, सीरियस नेचर के, उसकी सीवियरिटी, उसकी गंभीरता कम हो जाती है और चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो पैरासिटामोल है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे जिंक बताया जा रहा है, अभी बिकोसुल ले रहे हैं लोग, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी ले रहे हैं, लेकिन इन दवाइयों का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है कोरोना के इलाज में। ये सपोर्टिव दवाइयाँ जिससे हमारे शरीर की ताकत, न्यूट्रिशन बनी रहे, जिससे फाइट करने की कैपेसिटी बनी रहे, वो शरीर को मतलब वायरस के खिलाफ या जो जो असॉल्ट हुआ है, जो शरीर पे जो असर हुआ है वायरस की वजह से, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उससे कोप अप करने में मदद करता है। लेकिन उनका डायरेक्टली रोल नहीं है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो फिर सेकंड वीक में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी में स्टेरॉयडल, जैसे एक नॉन स्टेरॉयडल हो गया और फिर स्टेरॉयडल है। तो स्टेरॉयडल दवाइयों का रोल होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि स्टेरॉयड से नुकसान होता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में कोरोना में यही एक संजीवनी बूटी है, स्टेरॉयड है, जो बहुत सस्ती होती है और उसमें बहुत सारे अभी तो एंटीवायरल वगैरह भी मार्केट में, ये सब अभी पे बातचीत हो रही है, लोग उसके लिए परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे, और जब ये ट्रांजिशन फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक में होता है, 5वें से 10वें दिन के बीच का, उसमें अगर सही तरीके से दवाइयों का उपयोग किया जाए तो बहुत सस्ती दवाइयों में और ज्यादातर मरीज बचाए जा सकते हैं, उनकी गंभीरता को रोका जा सकता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। ये सब चीजें बहुत मतलब जरूरी हैं। एक बात और मैं बता दूं, मतलब दवाइयों की बात हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इलाज इसमें है वो एब्सोल्यूट रेस्ट लेना है, फिजिकल रेस्ट। इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हम ठीक हैं। बहुत सारे लोग, मतलब पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं, कुछ लोगों के ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे पुलिस में लोग हैं, मेडिकल फील्ड में भी लोग हैं, पत्रकार हैं। तो ये लोग दवाई खा के बहुत बार ये मतलब व्यस्त रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं टॉलरेट हो रहा है। एक्चुअली जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है वो फिजिकल एग्जॉशन से भी बढ़ता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो उससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है बॉडी का। तो जो वायरस बढ़ा रहा है वो चीज ये भी बढ़ा रही है, नींद की कमी, फिजिकल एग्जॉशन। किसी भी तरह का एक्सरसाइज
फिजिकल ये नहीं करना चाहिए, अपने बॉडी को फिजिकली प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे हफ्ते में जितना आपका शरीर बचा रहेगा उतना ही शरीर आपको कोप अप करके आप निकल पाएंगे इस फेज से, इस मतलब जो परेशानी है 2 हफ्ते की है उससे। आमतौर पे कुछ लक्षण तीसरे चौथे हफ्ते में भी रहते हैं, वो मामूली होते हैं लेकिन जानलेवा नहीं होते हैं और धीरे धीरे मरीज ठीक हो जाता है। रेस्ट नहीं करने से बहुत बार कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और आमतौर पे केवल थकान की वजह से भी बहुत बार ऐसी देखी जाती है कि थकान से मृत्यु हो जाती है। तो थकान को मामूली ना समझे, खासकर कोरोना के समय में थकान अगर हो रही है तो बहुत बड़ा सिम्टम है, उस पर ध्यान दें। एब्सोल्यूट रेस्ट, रेस्ट मतलब बिल्कुल रेस्ट। कोई भी वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग आजकल ये वर्क फ्रॉम होम का माहौल है, वो कोविड हो जाते हैं तो ऑफिस से मिल जाता है कि वर्क फ्रॉम होम कर लें। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करना, पूरा रिलैक्स रहे, नींद पूरी करें। और मोबाइल और इसका ये टीवी का टाइम है, तो उसमें क्या होता है कि लोग अगर जैसे आइसोलेशन में है तो रात में जगते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। तो नींद पूरी करना भी बहुत जरूरी है। तो दवाइयों के अलावा ये सारी चीजें, तो मैंने जो दवाइयां बताई हैं बेसिकली एक डॉक्सीसाइक्लिन है, पैरासिटामोल है, और गैस वगैरह अगर बन रही है तो हम लोग पेंटाप्रोजोल वगैरह देते हैं, गैस की दवाइयां देते हैं, और साथ में विटामिन सी, जिंक और बिकोसुल है जो सपोर्टिव नेचर की। लेकिन मेन दवाई जो मैंने बताई पैरासिटामोल है। जी, बहुत शुक्रिया।